नमस्कार मित्रों, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर 9th की जो ज्योग्राफी चल रही थी उसमें पहला क्लास हम लोग कर लिए हैं। अगला क्लास हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत में जो इतना बड़ा हमारा क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल लगभग 3,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है, इतनी बड़ी जो हमारा देश है, विश्व में 7वां बड़ा देश है, इसका हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पे क्या प्रभाव है, हमारी कार्यशैली पे क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, उसमें मतलब मुझे वो पढ़ाने के लिए कुछ बेसिक की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, ये स्टूडेंट से लेकर के बाकी जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं उन सबके लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। तो आप सब इसको अच्छे से देखें, समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। ये हमारी हुई पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी को मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, कारण है अब इससे कई गुना ज्यादा बड़ा सूर्य है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा बड़ा बना रहा हूं। कारण है कि कुछ चीजें इसमें लिखना है मुझे। कल हमने बात किया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसमें जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक, विषुवत रेखा। इसके ऊपर की दिशा उत्तर होती है ना, और इसके नीचे की दिशा दक्षिण। तो यहां पे उसके बाद ये 23.5 डिग्री, 23.5 अंश, 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा। ये कल हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद ये है हमारा 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद 66.5 भी है, और उसको भी देखेंगे हम लोग। सूर्य की स्थिति सालों भर इसी अक्षांशों के बीच रहती है। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको, पृथ्वी को घुमाना चाहिए था सूर्य की तरफ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सूर्य को घुमाएंगे पृथ्वी की तरफ, कि सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत कहां कहां पहुंच पाती हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये सैद्धांतिक तौर पे गलत है कि सूर्य इधर से उधर जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पृथ्वी को यहाँ पे बोर्ड पे केवल समझने के लिए स्थिर मानेंगे और सूर्य को घुमाएंगे, क्योंकि उससे बहुत बेहतर समझ में आ सकता है। तो उसके किरणों की बात कर रहे हैं। हमारा विषुवत रेखा जो है, सूर्य जो है, मान लेते हैं कि सूर्य हमारा ये है, ठीक, सूर्य हमारा ये हो गया। उसको जानबूझ के हम छोटा बनाए हैं, कारण है कि थोड़ा सा स्पेस हमारा कम है। सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पे जो लंबवत किरणें हैं वो पड़ती हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो हैं विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, ठीक, विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें। अब देखिए इसमें क्या है कि अब विषुवत रेखा पे यहाँ पे लंबवत किरणें पड़ती हैं, यानी कि इधर भी दूरी बराबर है, इधर भी दूरी बराबर है, यानी कि इस गोलार्ध में भी, इस गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्धों में जो गर्मी होगी और टेम्परेचर का मात्रा होगा, जो गर्मी होगी ठंडी होगी, दोनों बराबर होगा, बराबर होगी। यहां से अगर थोड़ा सा हम देखें कि 21 मार्च को सूर्य यहां पे होता है विषुवत रेखा पे, ठीक। विषुवत रेखा के बाद सूर्य जो है 21 मार्च के बाद धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में बढ़ने लगता है। असल में सूर्य नहीं बढ़ता है, पृथ्वी जो है थोड़ा, मान लीजिए कि अगर सूर्य है तो पृथ्वी अगर यहाँ है तो नाचती है, यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से ऐसे नाचते हुए सूर्य का परिक्रमा ऐसे करती है, मान लीजिए। तो अब देखिए 21 मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में हमारे चल जाता है। तो यहाँ पे जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे वो चमकता है, कर्क रेखा पर, ठीक, कर्क रेखा पे वो चमकता है हमको 21 जून को। जो 21 जून को स्थिति होती है, सूर्य की जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा पे लंबवत होती है। और हमारा देश भी, भारत, कल हमने चर्चा किया था कि भारत की स्थिति लगभग
भारत की स्थिति लगभग यहाँ पे है कर्क रेखा और विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत में आप बताइए कि सबसे ज्यादा गर्मी कब होगी? जून में, जून जुलाई में हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है। अब देखिए भारत हमारे यहाँ पे है, तो 21 मार्च के बाद धीरे धीरे अपने यहाँ जैसे जैसे सूर्य इधर बढ़ता है तो अपने यहाँ धीरे धीरे, उसमें भी हम लोग बिहार यहाँ पे है, ठीक। तो बिहार में धीरे धीरे मार्च के बाद या अपने भारत में धीरे धीरे मार्च के बाद गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि सूर्य की किरणें धीरे धीरे यहाँ पे पड़ने लगती हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए 21 जून के बाद फिर से सूर्य जो है रिटर्न होना शुरू होता है और रिटर्निंग में फिर से विषुवत रेखा पे चमकेगा। तो ये जो कंडीशन होता है रिटर्निंग में 23 सितंबर को सूर्य फिर से विषुवत रेखा पे चमकता है। 23 सितंबर को सूर्य फिर से विषुवत रेखा पे चमकता है। अब देखिए 21 जून के बाद धीरे धीरे जब वो रिटर्न होता है तो धीरे धीरे अपने यहाँ बरसात आता है, पर उसके बाद हम लोग यहाँ ठंडी थोड़ा बहुत पड़ना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखें कि 21 जून को हमारे यहाँ पे चमक रहा है, तो सबसे ज्यादा दिन बड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैं तो सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पे पड़ेंगी। तो जैसे लंबवत किरण सूर्य की लंबवत किरणें दोपहर में पृथ्वी पर हमारी पड़ती है ना, तो दोपहर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। इसी में क्या बोलते हैं, सुबह और शाम में जो किरणें होती है थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर या तापमान वहां पे थोड़ा सा उजाला या अंधेरा कम होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है, दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को रिटर्निंग में फिर से विषुवत रेखा पे चमकता है। फिर से ये आगे बढ़ते हुए ऐसे मकर रेखा पर, ठीक है, मकर रेखा पर ये कब चमकता है? मकर रेखा पर रिटर्निंग के क्रम में 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पे चमकता है। अब यहां समझिए, अब 22 दिसंबर को सूर्य, हम लोग यहाँ पे हैं, सूर्य यहाँ पे है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हमारे यहाँ क्या होगा? बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है दिसंबर में। अब समझिए सूर्य की स्थिति ये बता रही है कि हमारे यहाँ ठंडी कब पड़ेगी, गर्मी कब पड़ेगी, ठीक। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें कि अब दिन और रात की अवधि कहाँ बड़ी होगी, कहाँ छोटी होगी, ये सारा का सारा चीज आप इसी तथ्य से समझ सकते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, चूंकि दिसंबर में यहाँ पे है, तो इस गोलार्ध में जितने सारे देश हैं उनमें गर्मी पड़ेगी। इसी समय दिसंबर वाले महीने में जितना सारा उत्तरी गोलार्ध में देश है उन सब में क्या होगा? ठंडी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अब यही कंडीशन अगर 21 जून को ले लिया जाए तो 21 जून को सूर्य यहाँ पे है, तो इस वाले गोलार्ध में जितने सारे देश हैं उन सब में गर्मी होगी और इधर जितना होगा उन सब में ठंडी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप थोड़ा सा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का मैप ऐसे, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी कब पड़ती है? गर्मी कब पड़ती है? दिसंबर में। अपने यहाँ गर्मी कब पड़ती है? मई जून में। ये केवल सूर्य की स्थिति को बता रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब दिन और रात की अगर अवधि आपको निकालना हो तो हमारे यहाँ जून में क्या होता है? हमारे यहाँ जून में गर्मी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि सूर्य 21 जून को यहाँ पे चमकता है, तो गर्मी ज्यादा पड़ता है। तो गर्मी में हमारे यहाँ दिन बड़ी होती है, रातें छोटी होती हैं। तो हमारे यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होगा, तो सबसे बड़ा होगा 21 जून को, और सबसे दिन छोटा कब होगा? जब सूर्य यहाँ पे होगा 22 दिसंबर। देखिए दिसंबर में हमारे रातें बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, हमारे यहाँ जो जाड़ का महीना होता है उस समय। तो इस पूरे प्रोसेस से आप दिन और रात की लंबाई, गर्मी और ठंडी आप समझ सकते हैं। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कि क्या कि सूर्य की स्थिति सालों भर, मतलब मार्च से शुरू किया है तो मार्च से जून, फिर इधर दिसंबर, फिर इधर से फिर दिसंबर के बाद इधर रिटर्निंग होने लगता है। अब देखिए हमारे यहाँ जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकता है, 22 दिसंबर को जो मकर रेखा पे चमकता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? मकर संक्रांति। हमारे यहाँ मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 14-15 जनवरी को। वो हमेशा तिथि जो हिंदू तिथि, नववर्ष की तिथि है उससे मनाते हैं। जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो ये सब होता है ना, तो उसके अनुसार हम लोग मनाते हैं। ये हम लोग एग्जैक्ट गणना कर पाए हैं कि 22 दिसंबर जो 14-15 जनवरी को, जनवरी नहीं होता वो फाल्गुन मास में ही शायद मनाया जाता है खिचड़ी, माघ मास में। तो
यहाँ पे 22 वो हमारे यहाँ जो जनवरी फरवरी का महीना है उसमें 14-15 जनवरी को पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट जो है सूर्य कहाँ होता है 22 दिसंबर को? दक्षिणी गोलार्ध में। इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति या मकर रेखा, मकर रेखा पे चमकता है। अब ये बात सारा मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी कि 21 मार्च को विषुवत रेखा पे चमकता है। ठीक, अब विषुवत रेखा पे चमकता है तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। यहाँ पे टेम्परेचर दोनों में, मतलब चूंकि यहाँ से ये भी और ये भी दोनों बराबर है, तो दोनों गोलार्धों में जो है तापमान की मात्रा सेम रहेगी। अब देखिए, फिर जून में सूर्य यहाँ पे आता है तो इस गोलार्ध में गर्मी बढ़ जाएगी, यहाँ पे ठंडी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। 21 जून के बाद जब रिटर्निंग होता है तो अपने यहाँ जून के बाद देखिए धीरे धीरे सितंबर के बाद धीरे धीरे और ठंडी बढ़ने शुरू हो जाती है, दिसंबर में बहुत ज्यादा गर्मी ठंडी पड़ती है। तो इस चीज से आप देख रहे हैं कि सूर्य की स्थिति हमेशा मतलब लगभग सालों भर इसी गोलार्ध में, मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में इन्हीं क्षेत्रों में पड़ रही है। सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा इन्हीं क्षेत्रों में पड़ रही हैं। अब सूर्य की लंबवत किरणें इन क्षेत्रों में पड़ रही हैं तो यहाँ पे आप बताइए कि गर्मी कम पड़ेगा कि ज्यादा पड़ेगा? तो यहाँ पे गर्मी इसकी तुलना में बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस पूरे क्षेत्र को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक के क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग तापमान के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये भी और ये भी ये दोनों जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे तापमान का स्तर ज्यादा होता है। तापमान अधिक होगा, अब सोचिए तापमान अधिक होगा इस क्षेत्र में तो वर्षा भी अधिक होगी। तापमान अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगा, तापमान के कारण और वर्षा के कारण यहाँ पे जो वनस्पति होंगी इन क्षेत्रों में वनस्पति की जो हमारे पेड़ पौधे होंगे वो बहुत लंबे लंबे होंगे। इन क्षेत्रों में जो आप देखिए कि गर्मी में हमारे यहाँ लेबर ज्यादा काम कर पाते हैं कि कम काम कर पाते हैं? तो गर्मी में तुरंत थक जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, तुरंत पानी पीते हैं। तो यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी जो होगी, जो मजदूरों के कार्य करने की जो क्षमता होगी वो ऑटोमेटिक कम होगी। केवल हमारा ये क्षेत्र बताता है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से हमारा कल्चर, हमारा सब चीज डिसाइड हो रहा है। तो ये जो हमारा एरिया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पे बाकी सब चीज इससे आप जोड़िए कि टेम्परेचर इसमें अधिक होगा, केवल हमको टेम्परेचर पढ़ना है। अब भारत का ये जो दक्षिणी भाग आप देख रहे हैं, भारत का दक्षिणी ये वाला भाग किस एरिया में आ रहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक, अब इसके बाद कल हम लोगों ने एक और पढ़ा था कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। कौन रेखा? आर्कटिक रेखा। ठीक है, और इधर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। अब आप बताइए कि अगर तुलना किया जाए कि इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में, तो इन दोनों क्षेत्रों में इसकी तुलना में गर्मी कम पड़ेगी कि ठंडी, तापमान कम होगा कि ज्यादा होगा? इसकी तुलना में अगर बात करें तो सूर्य की स्थिति हमेशा इसी के आसपास रह रही है, तो इन क्षेत्रों में इसकी तुलना में गर्मी कम पड़ती है, तापमान कम होती है इन दोनों क्षेत्रों में। ठीक, अच्छा, अगर इसकी भी तुलना अगर इस क्षेत्र से करें, यहां पे हम दक्षिणी ध्रुव लेते हैं, दक्षिणी ध्रुव, और यहां पे है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस क्षेत्र में अगर इस क्षेत्र की बात की जाए और इस क्षेत्र की, तो इन क्षेत्रों में तापमान इसकी तुलना में बहुत कम पहुंचता है। तो इस क्षेत्रों में अगर तापमान बहुत कम है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं वैसे वैसे ठंडा हमारी बढ़ती जाती है। ठीक, तो आप समझिए यहाँ पे, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तापमान कम होगा। सबसे ज्यादा तापमान कम होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे
इस क्षेत्र को हम बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, शीत कटिबंधीय, कटिबंध वहां पे लिख लिए हैं क्षेत्र। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया शीत कटिबंधीय, चूंकि सबसे ज्यादा ठंडा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के आसपास वाले क्षेत्रों में पड़ती है। अब ये वाला क्षेत्र हमारा बच गया। अब इसकी तुलना में देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इस वाले, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंडा, और इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा ना गर्मी होगी नहीं बहुत ज्यादा ठंडी होगी। तो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं शीतोष्ण। लेकिन कहीं कहीं बुक में इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक 45 डिग्री जो है, 45 डिग्री अक्षांश रेखा को बांट दिया गया है, और 45 डिग्री अक्षांश रेखा में वो बहुत ज्यादा हो गया है तो मैं थोड़ा बहुत इसको मिटा रहा हूं। ठीक, भारत को रहने देते हैं क्योंकि भारत का जरूरत पड़ेगा अभी। ये आर्कटिक रेखा है, ये अंटार्कटिक, ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, मैंने इस पे समझा दिया है। थोड़ा सा आप ध्यान दें, अब बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो अब देखिए इन क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। इन क्षेत्रों में 66.5 से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 66.5 से उत्तरी ध्रुव। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ेगा, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। और इस क्षेत्र को दो पार्ट में हम बांटे हैं, 23.5 से 66.5 में। एक वो 45 तक, 45 डिग्री तक, 45 डिग्री दक्षिण, और ये वो 45 डिग्री उत्तर। ठीक, तो इसमें अब देखिए, इसमें भी देखिए कि ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 से 45 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री दक्षिण तक, ये इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, इसकी तुलना में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। क्या बोलते हैं, इन दोनों में अगर तुलना किया है तो इसकी तुलना में थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। कारण क्या है कि थोड़ा सा ये इससे नजदीक है, इस वाले क्षेत्र से ये नजदीक होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा इसकी तुलना में ज्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में और इन दोनों में कंपेयर हम कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर ज्यादा है और ये इससे नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा होगा 23.5 से 45 डिग्री, और इसकी तुलना में यहां से अगर देखा जाए तो यहां से ये ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक, क्योंकि इसके नजदीक है। यहां से यहां ज्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि इसके नजदीक है। मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ पा रहे होंगे। ये इस क्षेत्र को बोलते हैं, ये शीत के नजदीक है ना, तो शीत के नजदीक होने के कारण बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सेम टू सेम इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं जो 23.5 से 45 डिग्री है, इसको बोलते हैं उपोष्ण। उपोष्ण क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा उष्ण के और शीत के नजदीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध ये वाला भी हमारा। अब भारत का ये वाला हिस्सा उपोष्ण कटिबंध का है, ये वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध का है, उष्ण कटिबंध। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या हमारे यहाँ फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे दिन बड़ा होगा, यहाँ पे दिन थोड़ा सा उससे छोटा होगा। यहाँ पे टेम्परेचर भारत के इस वाले दक्षिणी वाले भाग में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वाले भाग में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे टेम्परेचर क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़ा विषुवत रेखा से नजदीक है, सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। इन क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे दूर है, सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पे नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वनस्पति होगी, जो यहाँ पे खेती होगी, वो बहुत ज्यादा गर्मी वाला खेती नहीं होगा, बहुत ही ठंडा वाला खेती होगा, जैसे गेहूं बाकी सब। हाँ, अगर इधर करना भी होगा धान का खेती तो गर्मी के मौसम में किया जाएगा। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में समझे हैं कि कैसे इसको। अब थोड़ा सा मैं एक बार और ओवरऑल समझा देता हूं, इसको मिटा करके बहुत ज्यादा ये गड़बड़ हो गया है इसमें।
तो आशा करता हूं कि ये मैप थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रहेगा, ये चित्र। ठीक, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी में ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर। ठीक, अब इस क्षेत्र में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, 1 मिनट जरा हो गया। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की लंबवत स्थिति सालों भर इन्हीं क्षेत्रों में होती है। 21 जून को विषुवत रेखा पे चमकता है, 21 मार्च को विषुवत रेखा पे चमकता है, 21 जून को कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। तो इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसकी तुलना में हम एक देख रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं 45.5 डिग्री उत्तर। ठीक, और यहाँ पे 45.5 डिग्री दक्षिण। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करता हूं, साढ़े 23। ठीक, ये हो गया हमारा 45.5 और ये हो गया 66, ये 45 डिग्री दक्षिण, ये है दक्षिण, ये है। अच्छा, ये हो गया हमारा 45, ये हो गया हमारा 66, 66.5 डिग्री। ठीक, तो अब यहाँ पे अब देखा जाए तो इस हमने क्या कहा था कि इसकी तुलना में, इस क्षेत्र की तुलना में, इस क्षेत्र में किरणें, इस क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में किरणें क्या होंगी, लंबवत नहीं पहुंच पाएंगी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ठंडा होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, ये वाला क्षेत्र भी शीत कटिबंध। ठीक, अच्छा, अगर इसकी तुलना में देखा जाए, यहां से थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे बहुत कम होगा। ये इस वाले क्षेत्र के नजदीक है ना, ये दोनों वाला क्षेत्र इसके नजदीक है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा गर्मी पड़ेगी। सॉरी, कहाँ हम यहाँ पे हाथ रखें यहाँ पे, तो इस वाले क्षेत्र में दोनों थोड़ा सा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं उपोष्ण, लेकिन थोड़ा सा सर्दी भी रहेगा, तो इसीलिए उपोष्ण इसको बोलते हैं। उप उष्ण माने बहुत ज्यादा उष्ण भी नहीं, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, ये भी हमारा हो गया 23.5 से 45 डिग्री उपोष्ण कटिबंध। अच्छा, ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, ये शीत के ज्यादा नजदीक है ना, इससे विषुवत रेखा से थोड़ा सा दूर है, तो इसमें थोड़ा सा गर्मी रहेगी लेकिन शीत ज्यादा रहेगा, ठंडा ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीत जोड़ उष्ण, उष्ण माने गर्मी या शीत माने जब ठंडा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, ये भी हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पृथ्वी का तापीय कटिबंध है कि टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग पृथ्वी के कितने क्षेत्र में बांटते हैं। इसमें एक उष्ण कटिबंध ये क्षेत्र हो गया 23.5 से 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा तक। ठीक, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री 45 डिग्री दक्षिण, इधर 23.5 डिग्री दक्षिण उत्तर से 45 डिग्री उत्तर। ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसमें बहुत ज्यादा ठंडी तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी भी है। इस वाले क्षेत्र में ठंडी अधिक है, गर्मी थोड़ा कम है। इस वाले क्षेत्र में ठंडी बहुत अधिक है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ऐसे दूर होते जा रहे हैं, ठंडी क्या हो रही है, ठंडी क्या हो रही है, कम होता जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की और भारत की, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप बेसिक के तौर पे रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।